जी, तो अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना वो अपेंडिक्स का था, और अपेंडिक्स में मैनेजमेंट में अपेंडिसेक्टमी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी पेशेंट आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ आते हैं तो आप उसकी अपेंडिसेक्टमी करते हो। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का ये ट्रीटमेंट है। अपेंडिसेक्टमी में सबसे पहले उसने कुछ इंसिजन्स बताए हुए हैं, ठीक है। ग्रीड आयरन इंसिजन है, ग्रीड आयरन इंसिजन है, फिर एक लेंस इंसिजन है, और इसको ट्रांसफर स्किन क्रीज इंसिजन भी कहते हो। ये कॉस्मेटिक लिए अच्छा है इंसिजन। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन है और लोअर मिड लाइन इंसिजन है। इन चारों इंसिजन को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेड आयरन इंसिजन की बात करते हैं कि इंसिजन जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली दिया जाता है पेंडिसेक्टमी के लिए। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, ग्रेड आयरन इंसिजन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कहाँ पर इंसाइज करते हैं? राइट एंगल टू अ लाइन ज्वाइनिंग द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अम्बिलिकस। वो वाली लाइन जो ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है, यहाँ पर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये अम्बिलिकस है। ये लाइन अम्बिलिकस को इससे ज्वाइन करिए, इस लाइन के राइट एंगल पर, यानी ऐसे, ये जो इंसिजन ब्लैक सा उन्होंने दिखाया ये ग्रिड आयरन इंसिजन है, राइट एंगल पे दिया जाता है। और इसका जो सेंटर है ना इस लाइन का, वो मकबर्नी पॉइंट, मकबर्नी पॉइंट आपको पता है ना कि मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड के जंक्शन पे होता है, तो ये मकबर्नी पॉइंट है। और मकबर्नी पॉइंट के राइट एंगल पे आपने ग्रिड आयरन इंसिजन देना है। फिर इंसिजन देने के बाद जो स्किन आएगी, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशियस कार्पा, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक कैपोन्यूरोसिस आएगा, इन सबको लाइन ऑफ इंसिजन में ही इंसाइज करते जाना है, ऐसे नीचे जाते जाना है और इन सब चीज़ों को इंसाइज करते जाना है, ठीक है। चलें जी, उसके बाद इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आएंगे, तो इन मसल्स को स्प्लिट करके रिट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। स्किन को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को, फेशियस कार्पा को, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस को, सबको इंसाइज किया। और ये जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल थे, इनको, इनके फाइबर को स्प्लिट करना है और रिट्रैक्ट कर देना है, जैसे यहाँ पर दिखाया भी हुआ है डायग्राम में कि स्प्लिटिंग करके ये देखें कैसे उनको रिट्रैक्शन कर रहे हैं उनकी। फिर पेरिटोनियम आ जाएगी। पेरिटोनियम आएगी तो पेरिटोनियम को खोलना है दो आर्टरी फोर्सेप की मदद से। ये आर्टरी फोर्सेप की मदद से, ये एक आर्टरी फोर्सेप है कि पेरिटोनियम को खोला जा रहा है, ठीक है, पेरिटोनियम को खोलना है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, आप ग्रीडर एनसीएन को रदरफोर्ड मॉरिसन एनसीएन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक हमें समझ आ रही है कि हम पेरिटोनियम तक पहुंच गए ग्रीडर एनसीएन में। अब ट्रांसवर्स एनसीएन की बात करते हैं। ये होते हैं लेंथ एनसीएन, ये देते हैं 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। और इसका सेंटर जो होता है ना वो मिड क्लेविकुलर या मिड इंग्वाइनल लाइन उसको कहते हैं, वहां पर इसका सेंटर होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एनसीएन है 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक को, एपोन्यूरोसिस को, इंटरनल ओब्लिक को, ट्रांसवर्स मसल को, सबको स्प्लिट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम इंसाइज कर रहे थे ना इन सब चीजों को, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसियन कर रहे थे, इंसियन की लाइन में। इसमें जो हम कर रहे हैं ना, इतने सारे फाइबर्स को जितनों को भी हमने स्प्लिट किया है ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर की है, फाइबर्स की डायरेक्शन के अलोंग। और फिर पेरिटोनियम को ओपन करना है। रदरफोर्ड मॉरिसन, इसमें क्या करते हैं, ये ओब्लिक इन सीएन है, मसल कटिंग इन सीएन है। इसमें मसल स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, मसल कट कर रहे हैं। लोअर एंड ओवर मकबर्नी पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग ओब्लिकली अपवर्ड, मतलब लोअर एंड तो इसका भी मकबर्नी पॉइंट पे ही है। अगर हम इधर इसको अच्छा, लोअर एंड इसका भी मकबर्नी पॉइंट पे है, बट लेटरली ये क्या कर रहा है, लेटरली एक्सटेंड कर रहा है, जहां तक भी आपने लेकर जाना है अपवर्ड और लेटरली ये जा रहा है, ठीक है। रदरफोर्ड मॉरिसन एनसीएन ओब्लिकली ये अपवर्ड जाता है और लैटरली जाता है, और फिर सारी जो लेयर्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं इन द लाइन ऑफ इंसियन। लोअर मिड लाइन इंसियन है, ये तो आसान है, यूजुअली जब पेरिटोनाइटिस का होना कि सस्पिशन तब ये कर रहे होते हैं कि अपेंडिसाइटिस परफोरेट जब कर जाए, ऐसे लोअर मिड लाइन इंसियन, ठीक है। अच्छा, जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, पेरिटोनाइटिस हो, तो फिर आप ये कर रहे हो। तो अब करना क्या है, इंसाइज कर लिया आपने, उसके बाद मैंने बताया था कि फर्दर स्टेप्स क्या करने हैं। स्किन को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को, एक्सटर्नल ओब्लिक या एपोनेसिस को, सबको इंसाइज किया। फिर इंटरनल ओब्लिक को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्प्लिट करना है, रिट्रैक्ट कर देना है, पेरिटोनियम को आर्टरी फोर्सेप की मदद से खोल लेना है। ये सारे स्टेप लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपेंडिक्स को सबसे पहले उसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करते हैं उसको? टीनिया कोलाई की मदद से, ठीक है। जहाँ पे टीनिया कोलाई मिल रहे होते हैं वहाँ पे अपेंडिक्स पड़ी होती है। उसके इर्द गिर्द आपको जो भी सीरियस एक्जुरेट पस मिलेगी उस सारी आपने क्या कर लेनी है, सक करनी है उसको सकर की मदद से। और वहां पर एक पैक इंसर्ट कर देना है वुंड में, मीडियल साइड पे, जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन को मीडियली रखेगा, ठीक है। ऐसे मीडियली साइड पर हमने क्या किया, पैक रख दिया जो लूप ऑफ मीडियल उसको इंटेस्टाइन को मीडियली रखेगा, कवर करके रखेगा। सीकम जो है आइडेंटिफाई हमने कर ली टीनियो क्लाई की मदद से। इन्फ्लेमेटरी जो भी ढेन वहाँ पे आपको अपेंडिक्स के साथ नजर आएंगे उन सबको आपने तोड़ देना है, उन सबको रिमूव कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, अपेंडिक्स को डिलीवर करना है बेबोक फोर्सेप की मदद से इन द वोंड, इन टू द वोंड। इसका क्या मतलब है, अपेंडिक्स ऐसे नीचे पड़ी होगी ना, लेट सपोज ये सीकम है, तो यहाँ पर ऐसे अपेंडिक्स पड़ी होगी, ठीक है, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स पड़ी होगी। तो आपने तो
जैसी भी है ये। आपने तो यहाँ पर स्किन पे वोन बनाया ना, तो आप अपेंडिक्स को इस फोर्सेप की मदद से, पहले इसीलिए उन्होंने डीएन का जिक्र किया कि अगर कोई डीएन है तो उसको रिमूव करके इस फोर्सेप की मदद से अपेंडिक्स को पकड़ के इस वोन में ले आओगे, ठीक है, ऐसे ऊपर उठा लोगे उसको, अपेंडिक्स को वोन में ले आओगे। फिर जैसे आप उसको वोन में लेकर आओगे, जो मीजो अपेंडिक्स से साथ अटैच होगी उसको लाइगेट करके उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये देखिए मीजो अपेंडिक्स को लाइगेट कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब अपेंडिक्स बिल्कुल फ्री हो गई है। अब इसका जहाँ पर जंक्शन है ना सीकम के साथ, वहां पे इसको क्रश करना है आर्टरी फोर्सेप की मदद से, ठीक है। जहाँ पे इसका जंक्शन है वहां पे ऐसे फोर्सेप को लगा के उसको क्रशिंग कर देनी है, फिर आर्टरी फोर्सेप को रिमूव करना है। और जहां पे आपने क्रश किया ना, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर ये सीकम के साथ अटैच थी, यहाँ पे आपने इसको क्रश किया। अब जहां पर आपने क्रश किया उससे डिस्टल 2 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, आर्टरी फोर्सेप को अप्लाई यहाँ से रिमूव कर देना। अब डिस्टल 2 सेंटीमीटर आपने दोबारा से आर्टरी फोर्सेप को अप्लाई कर देना। अब बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, एक तो यहाँ जहां पर अब आपने आर्टरी फोर्सेप अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर आपने नहीं, पहले आपने यहाँ पर एक सूचर लगा देना है, टाई कर देना है, ठीक है, यहाँ पर इसको टाई कर देना है यहाँ पर। फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने यहाँ से अपेंडिक्स को लाइगेट कर देना है। एक मिनट, हाँ, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यहाँ से आपने अपेंडिक्स को लाइगेट कर देना है, ठीक है। तो ये स्टेप जरा रिवाइज करें। क्या किया, जैसे हमने अपेंडिक्स को देखा, उसको डीएन को ब्रेक किया, उसको बोन में लेकर आया, मिजो अपेंडिक्स को सेपरेट किया, फिर अपेंडिक्स को क्रश करना है नियरेस्ट जंक्शन विद सीकम आर्टरी फोर्सेप की मदद से, फिर आर्टरी फोर्सेप को रिमूव किया और उसको रीअप्लाई कर देना है जस्ट डिस्टल टू द क्रश पोर्शन। अब लाइगेचर आपने टाई कर देना है उस जगह पे जहां पे आपने पहले क्रश किया था, और अपेंडिक्स को एम्प्यूटेट कर देना है कहां पर, जहां पे वो आर्टरी फोर्सेप अब अप्लाई किया हुआ है और जहां पर लाइगेचर है, दोनों के दरमियान, ठीक है। एक मिनट, लेट्स सपोज कि ये जो था वो आपका इंटेस्टाइन थी, सीकम थी, और ये अपेंडिक्स हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये अपेंडिक्स थी ऐसे। अब आपने डीएन को सारा ब्रेक किया, अपेंडिक्स को आपने देखा, मीजो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया। अब आपने आर्टरी फोर्सेप अप्लाई करके ना यहाँ पे इसको क्रश किया, क्योंकि वहां पे करना था ना आपने नियर द जंक्शन, यहाँ पे आपने इसको क्रश किया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे क्रशिंग हो चुकी है, अब क्रश हो गया। अब आपने आर्टरी फोर्सेप को यहाँ से रिमूव करके ना यहाँ अप्लाई कर दिया डिस्टल 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आर्टरी फोर्सेप। अब जैसे यहाँ पर अप्लाई कर दिया ना, तो ये जो क्रश पोर्शन था यहाँ पे आपने लाइगेचर लगा दिया। लेट्स सपोज ये हमने यहाँ पर लाइगेच लगा दिया, ठीक है, इसको बांध दिया, लाइगेच लगा दिया। अभी जब यहाँ पे लाइगेच लगा दिया, फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पे लाइगेच अप्लाई किया और जहाँ पे अब आर्टरी फोर्स है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप क्या करोगे, आप उसको एम्प्यूटेट कर दोगे, यहाँ से काट दोगे, एम्प्यूटेट कर दोगे। अब ये सेपरेट होगी अपेंडिक्स। इस तरह से अपना अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके, क्लोजर। अब आपने हीमोस्टेसिस चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद पेरिटोनियम को क्लोज कर देना है। पेरिटोनियम को क्लोज करने के लिए जो है वो जरूरी भी नहीं है, आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, खुद ही बंद हो जाएगी। और इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल को अप्रोक्सीमेट कर देना है, और इंटरप्टिव मैनर में आप इनको अटैच कर दो। एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनोसिस को कंटिन्यूस मैनर में करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक को कंटिन्यूस में, और उन दोनों को इंटरप्टेड में, स्किन को भी इंटरप्टेड स्टिचेस लगा देते हैं। तो ये अपेंडिसेक्टमी कंप्लीट हो गई। अब वेरियस लेयर, कौन कौन सी लेयर है जो रास्ते में आई थी जब हम अपेंडिक्स तक पहुंच रहे थे, तो वो सारी लेयर्स, एक तो स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू था, ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया था, फिर डीप फेशिया ऑफ स्कारपा, इन दोनों को हमने इंसाइज कर दिया था। फिर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इसके एपोनेउरोसिस, फिर इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आए थे, फेशिया ट्रांसवर्सैलस आता है, फिर प्री पेरिटोनियल फैट होती है, फिर पेरिटोनियम आती है। तो ये लेयर्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए सारी इसी सीक्वेंस के साथ, ठीक है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थी ओपन सर्जरी कि आपने एब्डोमेन को खोला और फिर अपेंडिक्स को रिमूव किया, ये तो थी ओपन सर्जरी। एक और सर्जरी होती है उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें एब्डोमेन को खोलते नहीं है, उसमें लेप्रोस्कोपी की मदद से ना, लेप्रोस्कोप की मदद से एब्डोमेन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है प्रोसीजर, इसमें क्या करना है, इसमें ना सबसे पहले निमोपेरिटोनियम, जिन लोगों ने तो अपर जेटी कवर कर लिया उन्होंने कोलिसिस्टेक्टमी पढ़ा होगा, तो उसमें भी देखा होगा कि जब लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं ना, तो पहले निमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं। इसमें भी पहले निमोपेरिटोनियम क्रिएट करना है। दो तरीके, या तो आप क्लोज वे में करते हो, क्लोज वे में नीडल डाल देते हैं पेरिटोनियम में, ठीक है। दूसरा ओपन टेक्निक होती है, इसमें प्रॉपर ना वो करके ना होल बना के, तो कैथेटर को पास किया जाता है, ठीक है, कैनुला को पास किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 10 mm का, अगर यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये पोर्ट सारे होते हैं, ठीक है। ये 10 mm का अम्बलाइकस पे पोर्ट बना होता है, ये वाला, यहाँ से लेप्रोस्कोप हमने एंटर करनी है। दूसरा ये आपको नजर आ रहा है सुपरा प्यूबिक, और ये आपको नजर आ रहा है लंबर। तो ये 3 पोर्ट बना रही है, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पर वापस आते हैं, अम्बलाइकल पोर्ट की मदद से आपने क्या करनी है, लेप्रोस्कोप को पास करना है थ्रू पेरिटोनियल एग्जामिनेशन डन, ठीक है। थोरो आपने सारा एग्जामिनेशन उस लेप्रोस्कोप की मदद से किया, सारा देखा, डायग्नोसिस अपना कंफर्म किया, कैसे आपको अपेंडिक्स नजर आ गया, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स या उसका गैंग्रीनस पोर्शन नजर आ गया, आपको कंफर्म हो गया कि अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई किया। फिर आपने 2 पोर्ट बना लेने, एक सुप्राप्यूबिक पे जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा लंबर एरिया पे इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। अब मीजो अपेंडिक्स को क्लिपिंग करनी है और उसको कॉटराइज कर देना है, ठीक है, जैसे मीजो अपेंडिक्स हम ओपन सर्जरी में भी रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉटराइजेशन कर देनी है। अपेंडिक्स की जो बेस है उसको क्लिप करना है और फिर लाइगेट कर देना है सूचर्स के साथ, ठीक है। जैसे उधर लाइगेट किया था ना, अगर वो भी बनी हुई, हाँ ये लाइगेशन की थी ना हमने, इसको बांध दिया था, तो वैसे ही अभी उसको बेस को क्या कर देंगे, उसको जो है ना वो क्लिप करके लाइगेट कर देंगे, और फिर अपेंडिक्स को क्या करेंगे, लंबर पोर्ट की मदद से रिमूव कर देंगे।
ये वाला जो पोर्ट है, ये इसकी मदद से अपेंडिक्स को बाहर ले आते हैं। तो ये आसान सी है लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जिस स्टम्प लीकेज कर सकता है पेंडिकुलर का, ये जो यहाँ पर आप लाइगेट करके आए हो, यहाँ पर ये लीक कर सकता है, यहाँ से लीकेज हो सकता है, ठीक है, यहाँ से लीकेज हो सकता है। सीकम या इलियम की इंजरी हो सकती है, अपेंडिकुलर आर्टरी ब्लीड कर सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की इंजरी हो सकती है, सुप्राप्यूबिक जो पोर्ट आपने लगाया, और पेल्विक एब्सिस बन सकते हैं। ये सारी हैं जो लेप्रोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब अपेंडिसेक्टमी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपने एब्डोमेन को खोला और आपको यही था कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो इसके अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है, मैं सर्जरी करके उसको रिमूव कर देता हूँ। जब आपने खोला तो सीकम थी ना, उसकी वॉल बहुत ज्यादा एडिमेटिस थी, सीकम की वॉल का वॉल था बहुत ज्यादा एडिमा। अब अगर तो एडिमा जो है लिमिटेड एक्सटेंड का है, तो आपने पर्स स्ट्रिंग सूचर्स अप्लाई कर देने हैं हेल्दियर वॉल पे, पर्स स्ट्रिंग सूचर, ठीक है, और वो बेस ऑफ अपेंडिक्स से थोड़ा दूर करके अप्लाई करने हैं। और अगर एक्सटेंसिव एडिमा है तो आपने फिर कोई इन्वेजिनेशन नहीं करनी, वरना वहां पे क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, परफोरेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरा व्हेन द बेस ऑफ अपेंडिक्स इज इन्फ्लेम्ड। अब बेस ऑफ अपेंडिक्स, आपने तो कहा था कि जी आपने तो एक अपेंडिसेक्टमी का एक स्टेप बताया था कि हमने यहाँ पे क्रश करना होता है इसको बेस ऑफ अपेंडिक्स पे, और बेस ऑफ अपेंडिक्स तो इन्फ्लेम है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इसकी क्रशिंग नहीं करनी, अब हमने लाइगेट कर देना है क्लोज टू द सिकल वाल, और फिर जो है ना इतना कर देना है कि वो ल्यूमन जो है ना क्लूड हो जाए। उसके बाद अपने अपेंडिक्स को एम्प्यूटेट कर देना है, ठीक है। तो इसमें आप क्रशिंग वाला स्टेप मिस करते हो। उसके बाद अगर बेस ऑफ अपेंडिक्स गेंग्रीनस है, जब गेंग्रीनस है फिर आप क्रशिंग भी नहीं करते, लाइगेशन भी नहीं करते, आप फिर 2 स्टिचेस अप्लाई कर देते हो सिकल वॉल पे क्लोज टू द बेस। यानी ये सिकल वॉल थी ना, अच्छा उधर पे दिखाती हूँ, ये सिकल वॉल थी ना, ये अपेंडिक्स था, तो आप क्या करते हो? 2 सूचर, एक सूचर आप इधर अप्लाई कर देते हो क्लोज टू द अपेंडिक्स ना सिकल वॉल पे, एक सूचर आप इधर, ऐसे 2 ना स्टिचेस आप अप्लाई कर देते हो, 2 स्टिचेस अप्लाई कर देते हो। और फिर उसके बाद अपेंडिक्स को इम्प्यूटेट कर देते हो। इम्प्यूटेट करने के बाद स्टिचेस को टाइट ऐसे बांध देते हो उनको, ठीक है, तो फिर वो वहां से बंद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड लेयर भी आप सूचर्स की अप्लाई कर सकते हो उसको रिमूव करने के बाद। अगर अपेंडिक्स रिट्रोसिकल हो और ढेरेंट हो, फिर क्या करते हैं? रिट्रोसिकल अपेंडेक्टमी की जाती है, ठीक है। और अगर नॉर्मल अपेंडिक्स हो, आपने अपेंडिसेक्टमी की थी क्योंकि आपको लगा कि अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है, इस वजह से पेशेंट को सारी कंप्लेन है, आपने उसको जब खोला एब्डोमेन लेप्रोटमी की, आपको पता चला, या आपने लेप्रोस्कोपी की, आपको पता चला कि अपेंडिक्स तो नॉर्मल है, इसको तो इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, तब आप क्या करते हो? फिर आप बाकी सारे कोजेज देखते हो, ठीक है। आप क्या करते हो? आप टर्मिनल 2 फीट इलियम का देखते हो, मैकल डाइवर्टिकुलम तो नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं हो गया। आप ओवरी देखते हो कि ओवरी का तो कोई मसला नहीं है। अगर अपेंडिक्स हो तो आप उसको रिमूव कर देते हो, चाहे वो ठीक भी है फिर भी आप उसको रिमूव कर देते हो, ठीक है। अच्छा, अपेंडिक्स कैन नॉट बी फाउंड, आपको अपेंडिक्स ही नहीं मिल रही, आप उसको ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही, फिर आप क्या करते हो? आप सिकम को मोबिलाइज करते हो, टीनिया क्लाई को ट्रेस करते हो, टीनिया क्लाई को ट्रेस करने से जहां पे वो मिल रहे होते हैं सिकम पर, वहां पर आपको अपेंडिक्स मिल जाती है। अगर अपेंडिकुलर ट्यूमर है, मैंने आपको बताया था ना एक चैप्टर में कि जो कार्सिनोइड ट्यूमर होता है वो टिप ऑफ अपेंडिक्स पे पड़ा होता है, तो आप जब अपेंडिसेक्टमी करते हो आपको ट्यूमर नजर आ रहा था, अगर वो ट्यूमर छोटा था, सिर्फ 2 सेंटीमीटर से कम था, फिर तो आप अपेंडिसेक्टमी के साथ ही बाहर निकाल लेते हो। लेकिन अगर वो बड़ा ट्यूमर है, फिर आप सिर्फ अपेंडिक्स को नहीं निकालते, फिर आप राइट हेमिकोलेक्टमी करते हो, जिसमें आपको पता है कि सीकम और ये जो असेंडिंग कोलोन है और जो 1/3 पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है, सारा हमें निकालना पड़ेगा। परफोरेटेड अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स जो है वो परफोरेट हो गई है तो फिर तो ये पेरिटोनाइटिस का केस हो गया, फिर तो आपको पूरी तरह पहले उसको रेसिसिटेट करना पड़ेगा, उसके बाद पेरिटोनियम जब खोलोगे तो उसको अच्छे से नॉर्मल स्लाइन के साथ वॉश करोगे, फिर आप उसको जो है रिपेयर करोगे, ठीक है, जहां से परफोरेट हुआ है वहां से। अगर अपेंडिकुलर एब्सिस बनी हुई है और अपेंडिक्स अब आप नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है, अपेंडिक्स जब नहीं रिमूव की जाए ना तो अपेंडिकुलर एब्सिस बन जाती है, तो इससे आपने क्या करना है? पेरिटोनियल टॉयलेट उसको अच्छे से वहां से क्लीन करना है, एब्सिस की ड्रेनेज कर लेनी है, और आईवी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एब्सिस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि उसकी ड्रेनेज, दूसरा एंटीबायोटिक्स, तो आप इस तरह से ट्रीट करोगे। अगर अपेंडिसाइटिस जब क्रोन डिजीज के पेशेंट में हो गई, एक तो उसके वैसे ही इलियम में अल्सर है, अब उसके साथ अपेंडिसाइटिस हो गया, अब आपने क्या करना है? अगर तो सिकल वॉल हेल्दी है, जहां पे अपेंडिक्स का बेस है वहां से वॉल हेल्दी है, तो अपेंडिसेक्टमी कर दो, अपेंडिक्स को रिमूव कर दो। लेकिन अगर अपेंडिक्स उस एरिया में और वहां पे क्रोन डिजीज भी है, तो आपने कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चलनी है, कि पहले ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है ये सारा रिजोल्व हो जाए, कंजर्वेटिवली रिजोल्व हो जाए एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के बाद, फिर आप जो है ना वो अपेंडिसेक्टमी करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फौरन वैसी अपेंडिसेक्टमी की तो फिर फीकल फिस्टुला बन सकता है, वहां पे फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो आपने प्रेफर फिर क्या करनी है? आपने कंजर्वेटिव अप्रोच प्रेफर करनी है अगर क्रोन डिजीज है। तो ये सारा जी था आपके पास अपेंडिसेक्टमी। नेक्स्ट आपके जो चीज आ जाती है दैट इज अपेंडिकुलर एब्सिस। अपेंडिकुलर एब्सिस अगर बन जाए, मैंने बताया था कि अगर अपेंडिक्स जो है ना एक्यूट अपेंडिसाइटिस उसको ट्रीट ना किया तो अपेंडिकुलर एब्सिस बन जाती है, उसको फिर कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ना इसको परकुटेनियस ड्रेन कर ले, ये कोशिश होती है परकुटेनियस ड्रेन कर ले, ठीक है। अगर परकुटेनियस ड्रेनेज इसकी ना हो पाए, फिर क्या करते हैं? फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेन करते हैं, अगर रिट्रोसिकल या सबसिकल एब्सिस हो। अगर पोस्ट या प्री लियल एब्सिस है तो उसको पेरिटोनियल कैविटी को ओपन करके ड्रेन करती है, अगर पेल्विक एब्सिस हो तो उसको रेक्टम के जरिए ड्रेन। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। पहले आपने परकुटेनियस ड्रेनेज की, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अगर नहीं ड्रेन हुआ तो फिर आपने एब्सिस की लोकेशन के हिसाब से, पेल्विक थी तो रेक्टम के रूट से, पोस्ट या प्रीलियल था तो ओपन करके पेरिटोनियल कैविटी को, रेट्रोसिकल या सबसिकल थी तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, फिर आपको पेरिटोनियम नहीं ओपन करनी पड़ेगी। और अगर अपेंडिकुलर मैस हो
वो पीछे था मेरे ख्याल से। हाँ, अगर पेंडिकुलर मैस हो तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओशर शिरान रजीम। इसमें क्या करते हैं कि ना पेशेंट जो है सबसे पहले इस वे से पेशेंट को ना मैनेज करते हैं। अगर ये ठीक ना हो इस तरीके से, फिर आप सर्जरी का सोचते हो। पेशेंट की ना कंडीशन जर्नल रिकॉर्ड कर लेनी है, उसको एनपीयू कर देना है, एवरी 4 आवर उसकी पल्स रिकॉर्ड करनी है, एवरी 4 आवर उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, फ्लूइड बैलेंस उसका मेंटेन करेंगे, अप्रोप्रिएट उसको एंटीबायोटिक देंगे जिसमें ट्रिपल रेजीम आता है, ठीक है। और उसका साइज मैस का मैयर करते जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन करते जाएंगे, ठीक है, अगर कोई एब्सिस हो तो। ये सारी जो है ना, ये आप मैनेजमेंट उसकी कर रहे हो, सर्जरी नहीं अभी कर, आप उसकी ये वाली मैनेजमेंट कर रहे हो। फिर आप क्या करते हो कि यूजली ना वो 48 आवर तक क्लिनिकली इंप्रूव कर जाता है। जैसे आपने ये सारा ट्रीटमेंट शुरू किया, ये रेजिमेंट शुरू किया, तो वो इंप्रूव कर जाता है, ठीक है। और फिर जो है ना, इवन 5th डे पे आपको खाना वो जेनोरेक्सिया वो भी खत्म हो जाता है, उसका पल्स और टेम्परेचर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, मैस भी साइज में डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रही है, 3-4 दिन में आपको पता चल जाता है। अब आप ओरल फीडिंग और एंटीबायोटिक शुरू करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, 90% केसेस जो है वैसे मैनेज हो जाते हैं सिंपली इसी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ। और फिर आप क्या करते हो, फिर आप 6 से 8 हफ्तों के बाद इंटरवल पे यानी अपेंडिसेक्टमी करते हो, ठीक है, इलेक्टिव अपेंडेक्टमी करते हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट शुरू तो आपने की, लेकिन आपको फौरन से छोड़कर आपको सर्जरी पे आना पड़ता है। किस केस में? अगर पल्स जो है ना वो राइजिंग उसका होना शुरू हो गया रेट, अगर जो एब्डोमिनल पेन है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है और स्प्रेड कर रही है, और मैस जो है उसका आप साइज मॉनिटर कर रहे थे ना, उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया या पेशेंट वॉमिटिंग शुरू हो गई है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप कंजर्वेटिव अप्रोच छोड़ देते हो। चलें जी, ये मैस का ट्रीटमेंट हो गया, और ट्यूमर का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।